कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका की तरफ जा रहा था। उसी दौरान एक यात्री हैरान होकर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि आखिर फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदल दिया गया। फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि असली रूट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रास्ता बदल दिया है और अब विमान अमेज़न के ऊपर से उड़ान भरेगा। चूंकि इस फ्लाइट में केवल 8 यात्री थे, इसलिए किसी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगता है। पायलट नोटिस करता है कि अचानक विमान का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, यहाँ तक कि कंट्रोल पैनल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पायलट तुरंत बेस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पायलट को जैसे पहले से अंदाजा था कि कुछ गलत होने वाला है। वो किसी तरह विमान को संभालते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उस वीडियो में वो कहता है कि इस विमान में ऐसे बड़े बड़े राज्य छिपे हैं जिन्हें देखकर उसे पहले ही शक हो गया था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घना जंगल और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। पायलट किसी तरह पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल करके विमान की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का असर थोड़ा कम हो जाए। कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद आखिरकार विमान रुक जाता है। यहाँ मौजूद लगभग सभी यात्री जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो मौके पर ही मर जाती है। अब सभी यात्री घबराकर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग पहले ये कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की हालत देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो दंग रह जाते हैं। कुछ पेड़ों की बड़ी शाखाएं पायलट के सीने के आर पार हो चुकी थीं, फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। दोनों यात्री धीरे धीरे सीट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि पायलट ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक विमान के बाहर आग लगने की आवाज आती है। सभी यात्री तुरंत विमान से बाहर निकल जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अगर पूरा विमान जल गया तो रेस्क्यू टीम आने तक वो लोग रहेंगे कहाँ। कुछ समय बाद हालात थोड़े शांत होते हैं। अब सभी 8 यात्री एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं क्या आखिर रूट बदलने के बाद वो अमेज़न के किस हिस्से में आ गए। किसी के फोन में कोई सिग्नल नहीं था, मतलब इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बिना बाहर की दुनिया से संपर्क करना लगभग नामुमकिन था। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, यहाँ से पैदल निकलना भी असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बाहर किसी को ये तक नहीं पता कि उनका विमान यहाँ क्रैश हुआ है, मतलब कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। तभी यात्रियों में से एक आदमी जिसका नाम जैक था सबका परिचय जानने की बात करता है। वो कहता है कि अगर सब एक दूसरे को समझेंगे तभी मिलकर सही फैसला ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। जैक अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम लोगों को इंश्योरेंस फ्रॉड करने से रोकना है। वो अपना एक केस खत्म करके अमेरिका वापस लौट रहा था। इसके बाद दूसरा यात्री अपना नाम केविन बताता है। वो पेशे से एक डॉक्टर था। केविन बताता है कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उसने मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया है और उसी काम से वो वापस अमेरिका जा रहा था। डॉक्टर केविन पायलट की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन वही इकलौता इंसान था जो शायद उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता था, इसलिए उसे हर हाल में बचाना जरूरी था। इसके बाद तीसरी यात्री अपना नाम क्रिस्टी बताती है। वो कहती है कि उसे दुनिया घूमना पसंद है और वो अपने ट्रैवल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन जब उससे उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। चौथा यात्री था कार्लोस। वो एक रेसलर था और मूल रूप से मेक्सिको का रहने वाला था। वो एक फाइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहा था। इसके बाद एक युवा कपल अपना परिचय देता है। उनका नाम था डैनी और एमी। वो बताते हैं कि उनकी हाल ही में शादी हुई है और वो हनीमून के लिए अमेरिका जा रहे थे। आखिर में बचते हैं एक मिडिल एज कपल, डेविड और लीसा। वो अमेरिका के एक छोटे शहर में होटल चलाते थे, लेकिन डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए वो बाहर जा रहे थे। इस तरह सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब उनके साथ था घायल पायलट जो बोलने की हालत में नहीं था। तभी जैक सबको सुझाव देता है कि सबसे पहले विमान में बचा सारा खाना और पानी इकट्ठा करके राशन की तरह बांटना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वो लोग चेक करते हैं और पता चलता है कि खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक चल सकता है। इसके बाद जैक कहता है कि अगर बारिश या तूफान आया तो उन्हें विमान के अंदर शरण लेनी पड़ सकती है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी को बाहर कहीं दूर रखना होगा ताकि विमान के अंदर जगह बनी रहे। सभी लोग मिलकर ये छोटे छोटे काम खत्म करते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब जैक और बाकी सभी घायल पायलट के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या विमान में कोई सैटेलाइट फोन मौजूद है जिससे वो बाहर मदद के लिए संपर्क कर सकें।
साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर विमान अपने असली रूट से हटकर इस जंगल में कैसे आ गया और बिना किसी खराब मौसम के अचानक क्रैश कैसे हो गया। पायलट कुछ बोलने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा राज जानता हो, लेकिन बोल ना पाने की वजह से वो कुछ भी बता नहीं पाता। तभी जैक कहता है कि चूंकि केविन एक डॉक्टर है इसलिए उसे पायलट का इलाज करना चाहिए, लेकिन केविन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि पायलट को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और इस जंगल में उसके पास ना तो सही मेडिकल उपकरण है और ना ही दवाइयां। अगर वो अभी सर्जरी करेगा तो शायद पायलट और जल्दी मर जाएगा। इसलिए सभी फैसला करते हैं कि फिलहाल पायलट के ठीक होने का इंतजार करना ही बेहतर होगा। उधर लीसा विमान से खाना निकालकर सभी में थोड़ा थोड़ा बांट देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उम्मीद करने लगते हैं कि शायद वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी क्रिस्टी पास के एक ऊंचे पहाड़ की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद अगर वो लोग ऊपर चढ़ जाएं तो किसी फोन में सिग्नल आ सकता है, इसलिए उन्हें वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए सभी तय करते हैं कि अगली सुबह वो पहाड़ की तरफ जाएंगे। तभी पायलट की हालत अचानक और खराब होने लगती है, यहाँ तक कि केविन जो अब तक कुछ नहीं कर रहा था वो भी समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पायलट वैसे ही मर जाएगा। इसलिए वो रिस्क लेने का फैसला करता है। केविन कहता है कि वो इसी हालत में किसी तरह पायलट की सर्जरी करने की कोशिश करेगा। अब वो बचेगा या नहीं ये उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। केविन की बात मानकर बाकी लोग विमान से जरूरत का सामान ढूंढ कर लाते हैं। वो लोग एक सब्जी काटने वाला चाकू, शराब और बाकी छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करते हैं जो सर्जरी में काम आ सकती थीं। अब डॉक्टर केविन बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी शुरू करता है। दर्द की वजह से पायलट बुरी तरह तड़पने लगता है, लेकिन सौभाग्य से सर्जरी उम्मीद से बेहतर होती है। सर्जरी खत्म होने के बाद केविन बताता है कि अगर पायलट रात भर आराम करे तो शायद सुबह तक उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रात में उनके साथ क्या होने वाला है। रात के समय जब सभी लोग बाहर सो रहे थे तभी एक नकाबपोश इंसान चुपके से घायल पायलट के पास आता है। वो उसके मुंह को दबाकर उसकी सांस रोक देता है और कुछ ही सेकंड में पायलट की मौत हो जाती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो पायलट की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली रात सर्जरी के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी और वो तो उन्हें कोई जरूरी बात बताने वाला था। डॉक्टर केविन उसकी जांच करके कहता है कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, मतलब उसकी मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई। अब सभी लोग चर्चा करने लगते हैं कि रात में किसी को पायलट की निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वो लोग सोचते हैं कि शायद उसकी मौत चोटों की वजह से हुई होगी, इसलिए वो पायलट की बॉडी को भी फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी के पास एक पेड़ के नीचे रख आते हैं, ताकि अगर कभी कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचे तो दोनों की बॉडी उनके परिवार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि पायलट की जेब से उसका फोन नीचे गिर चुका था और डैनी चुपचाप वो फोन उठा लेता है। जब एमी उससे इसके बारे में पूछती है तो डैनी उसे किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। इसके बाद डैनी अकेले पायलट की बॉडी के पास जाता है और उसका एक उंगली काट लेता है ताकि फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया जा सके। उधर मिडिल एज कपल डेविड और लीसा आपस में बात कर रहे होते हैं। लीसा अपने पति से कहती है कि उसे नहीं लगता पायलट की मौत सामान्य थी। वो पहले एक अस्पताल में नर्स रह चुकी थी और उसने एक बार एक मरीज को दम घुटने से मरते देखा था। लीसा बताती है कि पायलट का चेहरा भी उसी मरीज की तरह काला पड़ गया था, मतलब किसी ने जानबूझकर उसकी सांस रोकी थी। लेकिन उसने ये बात बाकी लोगों को नहीं बताई, क्योंकि साफ था कि उन 8 लोगों में से ही कोई एक कातिल था। डेविड हैरान होकर पूछता है कि आखिर कोई यात्री पायलट को क्यों मारेगा, लेकिन लीसा कहती है कि अब उन्हें ये पता लगाना होगा और अब से उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी दौरान लीसा को अचानक महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो तुरंत बात करना बंद कर देती है। उधर ट्रैवलर क्रिस्टी एमी के पास आकर कहती है कि उसे पता है कि डैनी और एमी असल में हनीमून पर नहीं जा रहे। अब एमी सच बता देती है। वो कहती है कि वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और डैनी उसके घर का ड्राइवर था, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जब उन्हें लगा कि उनका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा तब दोनों घर छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टी समझ जाती है कि उन्होंने बाकी लोगों से झूठ बोला था ताकि कोई उन्हें शक की नजर से न देखे। उधर कार्लोस सबको एक अच्छी खबर देता है। उसे विमान के मलबे में एक जीपीएस डिवाइस मिली थी। वो कहता है कि अगर वो इस डिवाइस को पास के पहाड़ की चोटी तक ले जाकर एक्टिवेट कर दे तो शायद मदद मिल सकती है। उसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। साथ ही कार्लोस कहता है कि डिवाइस जितनी खराब हुई है वो उसे अगले दिन तक ठीक कर देगा। ये सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। कार्लोस बताता है कि उसके पिता पहले इलेक्ट्रिशियन थे और उसने उन्हीं से ये सब काम सीखा था, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता का काम छोड़ दिया। तभी जैक कहता है कि ठीक है, आज कार्लोस जीपीएस डिवाइस ठीक करेगा और कल सुबह सभी पहाड़ पर चढ़कर उसे एक्टिवेट करेंगे।
लेकिन तभी लीसा एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि उनका खाना चोरी हो गया है। हालांकि उन्हें यहाँ फंसे सिर्फ एक दिन हुआ था। जो खाना 3 दिन तक चलना था वो लगभग खत्म हो चुका था। अब जैक और क्रिस्टी तुरंत विमान के अंदर जाकर जांच करने लगते हैं कि आखिर खाना किसने चुराया। उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर राशन खत्म किया है। इसी दौरान जैक नोटिस करता है कि क्रिस्टी बहुत प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। तब वो कहता है कि वो कोई साधारण ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि आम इंसान इस तरह जांच नहीं करता। तब आखिरकार क्रिस्टी सच बताती है। वो असल में एक रिपोर्टर थी जो अलग अलग देशों में जाकर गैंग्स और अपराधियों का पर्दाफाश करती थी। इसीलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था, ताकि अगर यात्रियों में कोई अपराधी हो तो वो उस पर हमला ना करे। मतलब वहां मौजूद